रहे हैं। आपको क्यों कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ दलितों के वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? ये जो घटिया सोच है मीडिया की, कब बदलेगी? इस आधार पे तो मोदी जी जो है उनका वोट थोड़ा सा बैठेगा पूरे देश में, और अमित शाह जी का बहुत थोड़ा बैठेगा, राहुल गांधी का तो बैठेगा ही नहीं। अगर दुष्यंत अलायंस का हिस्सा नहीं भी होते तो भी सरकार चलती। सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि वो बिहार में जाके नीतीश जी के साथ मिलकर क्यों लड़ती। कांग्रेस से पूछे जो इतना बड़ा दल है, इतना पुराना दल है, वो अलायंस कर करके क्यों लड़ रहा है। और यहाँ क्या हाल है उसके इंडिया अलायंस के? ये जो इतने बड़े बड़े ऐड मिलते हैं, हर आधे घंटे में 40 मिनट में एक खबर आ रही है, एक ऐड आ रहा है, ये फ्री में होता है क्या? ये जो अखबारों के पूरे पेज पे ऐड आ रहे हैं, फ्री में होता है क्या? मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन सा अखबार किसके लिए काम करता है। हरियाणा विधानसभा इलेक्शन 2024 में एक और प्लेयर की एंट्री हुई है। नाम की वैसे मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, व्हाट मेक्स यू कम हियर इन हरियाणा? हरियाणा में जो काम अधूरा रह गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल जी के सपनों का, उसको पूरा करने के लिए हम हरियाणा में, और हरियाणा का जिस तरह का प्यार मिल रहा है, मैं उसके लिए हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि हमारा अलायंस बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देगा, और उस रिजल्ट से जो है हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से काम कर रहे हैं बढ़े हुए मनोबल से, जहां बीजेपी कांग्रेस के लोग कमजोर मनोबल से काम कर रहे हैं, वहीं हमारे कार्यकर्ता बढ़े हुए मनोबल से काम कर रहे हैं, और उनके बढ़े हुए मनोबल का लाभ हमें मिलेगा। और ये हमारा अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है इस बार 2024 में करेगा। आपको और वैसे भी 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए इसी 2024 में हमने बड़ी बड़ी पार्टियां, जिनका आप जिक्र कर रहे थे दुष्यंत जी से, कि वो पार्टी है, ये पार्टी, उन दोनों पार्टियों को धूल चटा के जमानतें जब्त करा के हम लोग आए। आपकी नगीना की विक्ट्री एक नगीना सही में बन गई है। मगर मुझे ये बताइए चंद्रशेखर जी कि आपको एक अलाई की जरूरत क्यों है हरियाणा में पॉलिटिकल एंट्री के लिए? आप इंडिपेंडेंटली भी चुनाव लड़ सकते थे, आपका जनाधार है, लोग भी यहाँ पर दलित पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, अम्बेडकर को जानने वाले, फॉलो करने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में। Why is it important for you to make find an ally? आपके जैसे मीडिया के साथी आगे सिर्फ मुझे दलित नेता ना घोषित कर दें, इसीलिए जो है ये अलायंस करना पड़ा, क्योंकि हम दोनों सेम एज के हैं और महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्यों कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ दलितों के वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? ये जो घटिया सोच है मीडिया की, कब बदलेगी? क्या मैं मुस्लिम वोट को प्रभावित नहीं कर सकता? क्या मैं किसानों के वोट को प्रभावित नहीं कर सकता? क्या इस देश में जाति के आधार पे आप लोग हमारा आकलन करेंगे? क्या मुझे सिर्फ मेरी जाति का वोट मिला, उस आधार पे मैं जीता हूँ? क्या मैं किसी दूसरी समाज के लिए काम नहीं करता? हम तो देश की तमाम महिलाओं के लड़ते। किसान आंदोलन में 13 महीने हम संघर्ष किया, हम लोगों ने पहलवान बेटों के लिए संघर्ष किया। कहाँ नहीं संघर्ष किया देश? कोई एक ऐसा विषय बताया जिसपे हम लोगों ने संघर्ष ना किया? मणिपुर का मामला हो, कौन सा ऐसा मामला है? तो लेकिन मीडिया की एक सोच बनी हुई है कि वो जाति के आधार पे जो है नेता का आकलन करती है। इस आधार पे तो मोदी जी जो है उनका वोट थोड़ा सा बैठेगा पूरे देश में, और अमित शाह जी का बहुत थोड़ा बैठेगा, राहुल गांधी का तो बैठेगा ही नहीं। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपका जो उभार है एक ऐसे मोमेंट से है जहां पर एंटी दलित, जो दलितों के साथ जो शोषण हुआ, ठीक है, और उनके राइट्स को एक आवाज बने, आप दलित मूवमेंट की एक आवाज बने, और आपने एक रिप्लेसमेंट दिया मायावती का यूपी में, ठीक है, और उसी आप नैरेटिव को पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। आप लेके जा रहे हैं उस नैरेटिव, मैं नहीं ले जा रहा। कौन होते हैं ले जाने वाले? आप ही तो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं दलितों की आवाज हूं। मैं पिछड़े वर्ग के लिए जितना मैं लड़ा, और अभी आप पार्लियामेंट में जाना, कभी पिछड़े वर्ग के किसी नेता ने इतनी हिम्मत जुटाई होगी जितने मैंने। अभी जाति का जनगणना के लिए हम लोग बोले, हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया। पहली मांग ये थी कि जाति का जनगणना होनी चाहिए। तो पिछड़े वर्ग की कौन सी लड़ाई लड़ी? यूपी में होता है शिक्षक भर्ती की, जहाँ 20,000 पदों पर घोटाला हो, पिछड़े वर्ग के बच्चों का आप लड़े? कोई ऐसी एक लड़ाई बताइए जो हमने ना लड़ी हो। लेकिन आप वो डिस्कोर्स में, फिर मैं कह रहा हूँ, दलित राजनीति, दलित डिस्कोर्स, दलितों की आवाज, मैं फिर कहता हूँ समय रहते संभलना चाहिए। समाज बड़ा समझदार हो गया है, देखता है, हर चीज को देखता है, समझता है, एक एक वर्ड पे समाज ध्यान रखता है। प्रधानी के चुनाव जाके गांव में देखिएगा, हमारे यहाँ प्रधानी के होते हैं, सरपंच के होते हैं, जनता से ज्यादा दिमागदार कोई नहीं होता। सबको हाँ करते हैं, वोट उसको देते हैं जिसको मन होता है। यूपी में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। और हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सिर्फ चुनाव लड़ना होता तो मैं अकेले लड़ लेता। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि एक कोलैबोरेशन बने, एक सहयोगी टीम बने, और मिलके हम लोग जो करना चाहते हैं। जब रास्ता एक है
जब मंजिल एक है तो रास्ता एक क्यों नहीं होना चाहिए? अरे अभी आप बहुत दिनों से घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या स्थिति है दलितों की, पिछड़ों की, और सरकार ने पिछले 5 साल में क्या नहीं किया जो उनको करना चाहिए था? पिछले जिसका 5 साल में दुष्यंत मत भी पूछिए, हिस्सा थे। 10 साल में नहीं, पूछिए। पिछले 5 साल का बताइए जिसमें फिर दुष्यंत आपसे आपके क्या- अलाए भी मैं क्या उसमें कह रहा हिस्सा थे। आप सुनना चाहोगे? जी बिल्कुल सुन रहा दुष्यंत जी ने क्या किया ये सुनिए। सरकार ने क्या किया उसे छोड़ दीजिए। 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन पंचायत में लागू करा, 75% आरक्षण जो है नौजवानों के लिए यहाँ की नौकरियों में कराने का काम किया। जिस गांव तक पानी नहीं था पानी पहुंचाने का काम किया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर का था कि डिजिटल लाइब्रेरी बना के, एक लाइब्रेरी में गया नरवाना में, आपको जानकर चरज होगा, उस गांव का क्या नाम था? डबलैंड में। उसी गांव के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के शायद। आप देखो उन्होंने मेरी गाड़ी को रोक लिया कि हमें कुछ दिखाना है। मैं लाइब्रेरी में गया, बेटियों के लिए अलग लाइब्रेरी, बेटों के लिए अलग लाइब्रेरी, और उन्होंने फिर मिठाई खिलाई। तो मैंने पूछा क्यों खिला रहे? तो उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे जो है सरकारी नौकरी पर लगे। ये दिया है दूसरा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसमें भाजपा का रोल इसलिए नहीं कि इससे पिछली 5 साल की सरकार उठा के देखिए, यहाँ जिनमें मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो दुष्यंत की देन। यहाँ जो है मारुति का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है खरखोदा में, ये दुष्यंत की देन है। अगर भाजपा इतने करने वाले तो पिछले 5 साल में जो किया है उसकी तुलना करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा। और ये क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने सिखाया था कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए, जो उसके पावे हमारे हाथ में हो। पावे हाथ में ना हो तो सरकार तानाशाह हो जाती है। सेंटर ने जो पिछले 5 सालों में किया था, पिछले 10 सालों में किया था, इस बार क्या हुआ? बिल जेपीसी में क्यों जाने लगे? आपने क्यों देखा नहीं पार्लियामेंट में कुछ बदलाव हुआ है? जो धमका के जो है कानून पास कराते थे, मार्क्स लगा कानून पास कराते, वो खड़े होके स्पीकर से जो है संरक्षण मांग रहे हैं। आपने देख रहे परिवर्तन हो रहा है। ये कैसे हुआ? जनता ने किया। और जनता बड़ी होती, जनता बड़ी होती, हम जनता के बीच में। और आपको क्या लगता है दूसरी पार्टियां पैसे देके लोगों को साधन आने के लिए कहती है? हम जिन लोगों के लिए हमने काम किया वो बिन बुलाए आते हैं। और आप बात कर रहे हो, मैंने जाट समाज के लोग देखे यहाँ, मैंने सैनी समाज के लोग देखे। आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखना हमारा, जिन वर्गों को मौका नहीं मिला, प्रजापति समाज को, कश्यप समाज को, सैनी समाज को, गुर्जर समाज को, जाट समाज को, हमने सभी लोगों को टिकट दी कि आइए लड़िए, पार्लियामेंट में जाइए, असेंबली में जाइए, जाके अपने लोगों की आवाज उठाइए। मैं अगर ना होता, माइनस करके मुझे पार्लियामेंट को देखिए कि क्या कोई बोल रहा है दलितों के लिए? जो लोग संविधान को हाथ में पकड़े घूम रहे थे, क्या वो बोल रहे हैं? उसमें कोई डाउट नहीं कि आप, इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं कि आप नहीं बोल रहे हैं। सवाल ये है कि आपका जो अभी बात यहाँ की हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा में जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि ऑल जाट्स ऑल किसान आर अगेंस्ट दुष्यंत, और दुष्यंत ने सही टाइम पे वो स्टैंड नहीं लिया किसानों के लिए, ये यहाँ पे धारणा बनी हुई है। बनाई। उस चीज को आप कैसे देखते हैं एज एन अलाय? मैं जब तक इनसे नहीं मिला था तब तक मेरा देखने का नजरिया कुछ और था। जब मैं इनसे मिला, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैं नहीं। पिछले 6 महीने से दुष्यंत अलायंस का हिस्सा नहीं है। सरकार गिर गई है, चली। अगर दुष्यंत अलायंस का हिस्सा नहीं भी होते तो भी सरकार चलती, क्योंकि बीजेपी ने खरीद फरोख्त करने की वो तैयारी की। जो 7 लोग भागे, वो 7 के 7 लोग, उनमें से 6 बीजेपी में गए, कांग्रेस में गए। तो कांग्रेस अब वो अच्छा हो गया। अभी बीजेपी के बहुत सारे लोग जिनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस में चले गए। इवन वो इस सोच के साथ गए कांग्रेस सरकार आएगी तो हम लोग 5 साल आनंद लेंगे, तो वो अच्छे हो गए। दुष्यंत सत्ता में थे तो अपने लोगों के लिए जो करा सकते थे उसको करा है। मैं फिर आपसे, ये डिस्कोर्स किसने बनाया? ये कांग्रेस ने बनाया डिस्कोर्स कि भाई ये था वो था वो था। मैं फिर ये जानना चाहता हूँ, यहाँ जो प्रत्याशी है दुष्यंत के सामने, आप इंटरव्यू करना, वो 10 साल से तो बीजेपी में थे, वो एमपी बीजेपी से रहे। बिल्कुल। तो अब वो बदल गए क्या? पूरा व्यक्तित्व चरित्र सब बदल गया। मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमें अपने समाज को पैरों पे खड़ा करना है। जो बहुजन समाज, कमजोर किसान का मेरा समाज, उसकी ताकत बनानी। और हम ये जानते हैं, मैंने फिर आपसे कहा, अगर सिर्फ चुनाव लड़ना होता तो मुझे कौन रोक रहा था? मैं सभी चुनाव लड़ लेता। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कॉम्बिनेशन की जरूरत है, वो कॉम्बिनेशन हमने। और आप मुझसे कह रहे हैं ये सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि वो बिहार में जाके नीतीश जी के साथ मिलकर क्यों लड़ती, शिवसेना के साथ जाके क्यों मिलकर क्यों लड़ती? वो तो राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी तो सरकारें हैं, सरकारें होने के बावजूद वो जाके मिलकर लड़ती है। कांग्रेस से पूछे, जो इतना बड़ा दल है, इतना पुराना दल है, वो अलायंस कर करके क्यों लड़ रहा है? और यहाँ क्या हाल है उसके इंडिया अलायंस के? आम आदमी पार्टी नहीं, वो उसको क्या कहेंगे? 39 सीटों पर लड़ रही, और अखिलेश जी जाके 20 सीटों पर वहां लड़ रहे हैं जम्मू में। आप और पूरा मीडिया ये चाहता है कि अगर कमजोरों को आवाज बनी है तो उनको इस तरह से डिस्कोर्स बनाओ, इस तरह का षड्यंत्र करो कि वो अपने आप को गिल्टी फील करे। हम अगर इतने अच्छे लोग हैं तो जब हम लड़ रहे थे तो इन्हीं दलों ने हमारा रास्ता क्यों रोका?
क्यों हमारे खिलाफ जा जाके 5-5 सभाएं की? ये उन मजबूत आवाजों को रोकना चाहते हैं जो परिवर्तन कर सकते लास्ट सवाल, ये भी डिस्कोर्स, जिस डिस्कोर्स की आप बात करें, एक और डिस्कोर्स यहाँ हरियाणा की पॉलिटिक्स में चल रहा है कि इधर आईएनएलडी और बीएसपी, इधर जेजेपी और एएसपी हैं। ठीक है, कांग्रेस के वोट को, दलित और जाट का जो उनका कंसोलिडेशन है जिसके बिना पे वो जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, उसको काट रही है और बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है. दे आर कॉलिंग यू एंड आईएनएलडी एंड बीएसपी द वोट कटर्स. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट? फिर मैं आपसे कहूंगा, कांग्रेस का दलित गुलाम है क्या? आप मुझे बताइए, किस पार्टी का कौन सा वोट गुलाम है? आप मुझे बताइए. जिस आईएनएलडी की बात आप कर रहे हैं, जब ये संयुक्त थे, 31 सीटें आई थी उनकी जब ये इकट्ठे थे, और बीएसपी वो पार्टी है जो इसने यूपी में 3-3 बार 4-4 बार सरकार बनाई. कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के 2 एमएलए, उन्होंने किसकी वोट काटी 2022 के विधानसभा चुनाव में? शायद मेरे सवालों का जवाब मीडिया पे नहीं होगा. समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, उसने किसकी वोट काटी? आप क्या चाहते हैं? मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं. इस देश में कांग्रेस भी थी, अकाली दल भी था, लेफ्ट की पार्टियां भी थी, मुस्लिम लीग भी थी. तो बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी क्यों बनाई? इसलिए क्योंकि ये जिन मुद्दों पे काम करते हैं, जिन एजेंडों पे काम करते हैं, वो हमारे मुद्दे नहीं. मुझे अच्छा लगता है जब राहुल जी अडानी के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार अडानी को जो है बिजनेस करने के लिए स्टेट में बुलाती है, तब शायद उनको अडानी नहीं याद आते. तब अडानी शायद गायब हो जाता. तब अडानी का नाम शायद उनकी, जब वो उनके साथ कोलैबोरेशन में तो बदल जाता है. उनका कौन सा, वो अंबानी का नाम है, उनका कौन सा नेता था सीनियर नेता जो अंबानी के शादी में नहीं था? ये हम लोग ये समझते हैं, ये तो काशीराम साहब ने कहा, ये सबने कहा. और फिर मैं कह रहा हूं, कोई भी वोट किसी पार्टी का गुलाम नहीं. अगर किसी दल में इतने लंबे समय राजनीति कराई तो किसानों ने, दलितों ने, मुसलमानों कराई नहीं कांग्रेस को राजनीति? फिर क्या मिला? क्या आज भी बुनियादी सुविधा मिल पा रही है? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इतने आवास बने, कहां से बन गए? क्या सबके पास आवास थे? 50-50 साल राज करने वाली पार्टी को जवाब देना चाहिए. और ये डिस्कोर्स, आजकल मीडिया किस तरह से डिस्कोर्स बनाती है आपको नहीं पता? ये जो इतने बड़े बड़े ऐड मिलते हैं, कहीं हर आधे घंटे में 40 मिनट में एक खबर आ रही है, एक ऐड आ रहा है, ये फ्री में होता है क्या? ये जो अखबारों के पूरे पूरे पेज पे ऐड आ रही है, फ्री में होता है क्या? मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि कौन सा अखबार किसके लिए काम करता है और किसकी तनख्वाह जो है, अखबार की पूरी टीम की तनख्वाह किसके दफ्तर से आती है. मैं तो जानता हूँ. मैं भी तो दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं कहीं यहाँ हरियाणा में नहीं रहता ना. तो मैं आपसे कहूंगा, ये समय तय करेगा कि कौन किसको ताकत देगा और कौन किसको कमजोर करेगा. लेकिन मैं तो कहता हूं, मैं हरियाणा के लोगों से कहता हूं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घर बिठा दो और यहाँ के क्षेत्रीय दलों को ताकत देके आगे बढ़ाओ, जिससे कि ये क्षेत्रीय दल यहाँ की समस्याओं के लिए लड़े और ताकत दें. क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की ये पार्टियां जो अभी हैं एट प्रेजेंट टाइम में, वो तो मुख्यमंत्री दिल्ली से रहती है, वो यहाँ की भावनाओं का सम्मान करती है क्या? ये कमाया हमने. 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे भाजपा के, वो दिल्ली से आए थे. यहाँ की जनता ने नहीं मांगे थे. और भी नेता थे भारतीय जनता पार्टी, और 6 महीने में जो बने वो भी दिल्ली से तय हुए. और आने वाले कल में जो बनना चाहता है कांग्रेस में, तो आप दलितों का कितना सम्मान करती है, ये शैलजा जी की तरह देखा नहीं आपने कि वो कितना सम्मान करती है और कितनी हिस्सेदारी देती है. वोट तो उन्होंने लिया है देश भर में, लेकिन अभी जब दलितों पे जुल्म हुआ, दलितों के आरक्षण के साथ छेड़खानी हुई, तब वो उनके नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला. इसको कैसे बताएंगे? तो मैं तो अपने लोगों के बारे में चिंतित हूँ, बहुजन समाज के बारे में चिंतित हूँ, किसान के बारे में. मुझे दलों से कोई मतलब नहीं है. 2-3 चीजें, मेरा एक ही दल है, आजाद समाज पार्टी, और हमारे गठबंधन में जेजेपी है. भीम आर्मी, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी आज हमारे दल हैं. उनकी वोटों को मजबूत करना, उनको सत्ता में स्थापित करना, इस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले और लोगों से काम करने का अवसर मांग रहे हैं. 2-3 चीजें जो आपके आने से हरियाणा में जेजेपी के मैनिफेस्टो में चेंज आपने इंक्लूड कराया कि ये चीजें ऐड करो. अगर मैं, कांग्रेस ने 7 गारंटी दी. कांग्रेस के छोड़िए, आप जेजेपी. एक मिनट, मैं आप, मेरा एक सवाल है आपसे, उनमें 7 में दलितों के लिए क्या था? तो कांग्रेस से पूछेंगे ना. आप बताइए कि आप. मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना. सभी के मैनिफेस्टो आपने शायद पढ़े होंगे आने से पहले. हमने डिस्कस करके आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता वर्करों को 21,000 रुपए वेतन मिले. हमने डिस्कस करके
हर सब डिवीजन में अंबेडकर छात्रावास बने। हमने डिस्कस करके हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र लगे और 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिले। हमने डिस्कस करके जिन पे आवास नहीं है 100 गज का प्लॉट और उसको निर्माण की सहायता राशि देने के लिए काम हो, हमने डिस्कस करके अपने मैनिफेस्टो में डाला। हमने डिस्कस करके डाला कि तय किया कि 1000 से ज्यादा दलित वर्ग के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को हर साल विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में तैयार किया। हमने तैयार किया कि बहन बेटियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। हर महिलाओं को रोजगार करने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे 1% के दर में। हमने तमाम तरह से वो कोशिशें की, जिन कोशिशों के जरिए वो 3100 रुपए की मिलने वाली पेंशन को हमने 5100 रुपए चर्चा करके आगे बढ़ाया। जब आप मैनिफेस्टो, किसानों की हर फसल पे MSP, हमने चर्चा की कि हर घर तक रोजगार पहुंचना चाहिए, इसलिए जो है कुटीर उद्योग लगे और उसके जरिए महिलाओं को घर पे रोजगार मिले। हमने प्रयास किया कि लोगों के चेहरों पे हंसी आए, मुस्कुराहट आए, उनके घर खुशहाल। हमने डिजिटल लाइब्रेरी पूरे देश प्रदेश में, डिजिटल लाइब्रेरी हर गांव बने, 6800 के 6800 गांव में। ये हमने प्लान किया जो बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था, आर्थिक रूप से समाज सशक्त हो और तमाम तरह गैर बराबरी खत्म हो। इसलिए कोई गांव नहीं होगा जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे चौपाल नहीं होगी। सभी गांव में चौपाल बनाने का काम जो जननायक चौधरी था, देवीलाल जी का सपना था, उनके असली वारिस दुष्यंत चौटाला जी और हम लोग मिलके उस काम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे, और हमारे मैनिफेस्टो में है कि प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगनी चाहिए फीस पे। ट्रैक्टर के साथ साथ जो 2 व्हीलर का टैक्स है वो माफ होना चाहिए। हम तो बहुत कुछ लेके बैठे हैं, बस मौका मिलने की देर है, करके दिखाएंगे। और कौन हालात बदलेगा ये तो सब जानते हैं। 10-10 साल किसने क्या किया, बैकलॉग सारा भरा जाए, नई नियुक्तियों के सर्जन हो, सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्तियां वो पक्की नियुक्तियां हो, उनको बराबर मानदेय मिलाए। इस तरह जो है सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। OPS जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, हम लोग यहाँ लागू करेंगे। हर वर्ग का ध्यान रख के हमने जो है पिछड़े वर्ग में जो, जैसे हमारे प्रजापति समाज है, उनके लिए जो है पजवा की जो जमीन होती है उसके लिए कला माटी बोर्ड बना के वो जमीन उनको देंगे, जिससे कि वो अपने रोजगार को कर सके। हमने बहुत कुछ प्लान किया है। बस कोशिश कीजिए कि हमारा मैनिफेस्टो भी कांग्रेस भाजपा की तरह आपके यहाँ छपे और ये आप उस पर चर्चा करें कि ये जो मांगे जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाली है, ये इसका एक सर्वे करा के हमने जनता से बैठ के, और मुझे उनको 48 घंटे लगे उस मैनिफेस्टो को फाइनलाइज करने में। जब वो आने के बाद, क्योंकि हम मैनिफेस्टो नहीं दे रहे थे, अपने लोगों को विजन दे रहे थे कि हम इस विजन पे काम करें। ठीक है, थैंक यू चंद्रशेखर आजाद हमसे बात करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपका मैनिफेस्टो जनता तक पहुंचे, एक्सेप्ट करे जनता, विश्वास करे आपके अलायंस पे और आप अच्छी, धन्यवाद आपका। बस आपसे यही आग्रह है कि जाति के आधार पे लोगों के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना, उनको संकुचित करना मीडिया के लोग छोड़ें, तो ये विशेषकर मीडिया के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से हर वर्ग पढ़ने लगा है और वो देखने लगा किस तरह से उनके नेताओं को एक जाति तक सीमित करके अपमानित किया जा सकता है। नहीं, हमारा ऐसा कोई, ना तो ऐसी कोई मंशा है। उम्मीद है अब दोबारा आप कभी मुझसे बात करेंगे, आपका पेपर बात करेगा तो वो मुझसे बहुजन नेता के तौर पे कहेगा, ना कि दलित नेता के तौर पे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमारे मैनिफेस्टो में है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी धार्मिक योजनाओं में भी जो है हम लोग सहयोग करेंगे और उनके साथ जिस तरह का धार्मिक शोषण हो रहा है उसको भी रोकने का काम करेंगे। अगर कोई उन पर हिंसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।